आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है जो टेंस से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहा है कि आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको टेंस भरना है। तो इसमें पहला तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में देखा आपको कह रहा है कि हैव बीन होगा, या हैड बीन होगा, या सेल बी होगा, या एम होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं आराम से, और आप आसानी से फिल कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो राइट होगा। तो फ्रेंड्स आप खुद पहचान सकते हैं। इसमें देख रहा है, आपको दे रखा है वर्किंग। तो फ्रेंड्स वर्किंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, आईएनजी होता है। आईएनजी दे रखा है। तो फ्रेंड्स आईएनजी किस में आता है, तो एक तो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, और पास्ट कंटिन्यूस में होता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो काम दे रखा है वो क्या कि डेली रूटीन का काम दे रखा है, कि जो रोजाना काम होने वाला है वह काम दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एम। आई एम वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट। और फ्रेंड्स सी एस में जो आपको ये इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो क्या हो रहा है कि आई एम वर्किंग ऑल आफ्टरनून, यानी हर दोपहर को वह क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले भी इसमें क्या कि जो कार्य है वो प्रोग्रेस में चल रहा है, यानी वह हर दिन ये काम कर रही है, जिसका ये क्या है, डेली का काम है। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड क्वेश्चन है, रोहन डेज द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो फ्रेंड्स इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वॉच होगा, या ऑप्शन बी दे रखा है वॉच्ड होगा, या ऑप्शन सी हेड वॉच्ड होगा, या ऑप्शन डी वो वाज वॉचिंग होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसमें एक पहचान के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको बिफोर दिया है, अगर आपको सेंटेंस में, तो सेंटेंस के बिफोर के आगे वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और उसके पीछे है उसका किसका उपयोग होगा, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ही डैश इन द स्टेट, यानी वह क्या है, स्टेट में है, बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। परंतु उसकी अभी तक इंग्लिश में कोई मतलब पूरी तरह से कमांड नहीं है इंग्लिश के ऊपर, यानी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के ऊपर कोई फिक्स कमांड नहीं है इसको बोलने या लिखने में, वैसा कुछ। तो ही तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर है इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हैव बीन लिविंग होगा, या ऑप्शन बी हैव बीन लिविंग होगा, या ऑप्शन सी हैव लिव्ड होगा, या लिविंग होगा। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट, यानी वह अभी तक क्या है, इस स्टेट में क्या हो रही है, रह रही है। तो ही है वह अभी भी इस स्टेट में रह रही है। तो इसका आपका तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी का आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल लेस दी प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन है हैज़ कंप्लीटेड होगा, ऑप्शन बी कंप्लीटिंग होगा, ऑप्शन सी कंप्लीटेड होगा, ऑप्शन डी हैव कंप्लीटेड होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है आपका हैज़ कंप्लीटेड, ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका जो इसमें सी नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका जो बी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपका जो पे यार क्या है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी हैव कंप्लीटेड ही है इसका आपके लिए राइट आंसर होगा, यानी बाय द नेक्स्ट महीने, अगले महीने तक वी सेल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आगे फ्यूचर की बात हो रही है, और ये इसमें आपका जो टेंस है आपको पहले से भी यहाँ पे सेल दे रखा है। तो फ्रेंड्स एक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे यहाँ पे तो अगर अगर आप कंप्लीटिंग करेंगे तो यहाँ पे बी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनेगा। अगर आप सीधा कंप्लीटेड आप सीधा कर नहीं सकते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो नहीं सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगा नहीं सकते सेल या विल के साथ, और हैज़ कंप्लीटिंग कभी होता नहीं है टेंस में, इस फ्यूचर में टेंस में। और तो बाकी बचा आपका ऑप्शन डी हैव कंप्लीटिंग, हैव कंप्लीटेड।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन भी आपका टेंस से रिलेटेड है। इस 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी बॉयज़ एंड गर्ल देस इन दी क्लास टुडे, यानी सभी लड़के और लड़कियां क्या है, क्लास में है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट इन दी क्लास टुडे। तो फ्रेंड्स, आपका इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट इन दी क्लास टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही डेज डेली फॉर ए ईयर नाउ। तो फ्रेंड्स, आपका इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एक्सरसाइज होगा, या वाज एक्सरसाइजिंग होगा, या हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग होगा, या ऑप्शन डी हैव बीन एक्सरसाइजिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा फ्रेंड्स? तो इसमें आपको एक पहचान का शब्द दे रखा है डेली, यानी एक काम है, क्या वो करता है? सॉरी फ्रेंड्स, आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो ये नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि इसमें सिंस या फोर का यूज जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर का उपयोग हो रहा है, और प्लस में आपका जो टाइम भी होता है इसमें। तो आपको ए ईयर ना हो, आपको टाइम भी दे रखा है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी होगा, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर ए ईयर नाउ, यानी वह रोजाना, वह मतलब कई सालों से, हर रोज कई सालों से क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आई डेस दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसमें पहले आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप खुद पहले इसकी जो इसका राइट आंसर है ना जो होगा उसको सही करने की कोशिश करो। पहले सोचो कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप खुद को सोचना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी आप कर पाओगे कि क्वेश्चन होगा कि किस तरह से हल करना होगा। तो इसमें पहले आपको 4 ऑप्शन है कि हैड बीन रीडिंग होगा, या हैज़ बीन रीडिंग होगा, ऑप्शन सी हैव हैड रीड होगा, या ऑप्शन डी सेल बी रीडिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैव बीन रीडिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपका 6 क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। उसमें भी आपका जो टेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। तो इसमें भी आपको सिंस दे रखा है, यानी वह जो काम है वो किससे कर रहा है, मॉर्निंग से ये काम कर रहा है। तो शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि जो कौन सा टेंस है वो जनरल ट्रुथ यानी सामान्य सच्चाई और फैक्ट को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इसके नियम जरूर पढ़े होंगे। अगर आपने इसके नियम पढ़े अच्छे से तो आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा, कौन सा इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लो कि आपके जो टेंस होते हैं उनमें जनरल सच्चाई और जो फैक्ट होते हैं उसके लिए हम जो जनरल होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या करते हैं हम यूज, इस टेंस में हम क्या करते हैं जनरल ट्रुथ और फैक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको भी टेंस बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डेज ₹100।
तो फ्रेंड्स इसमें आपको पहला ऑप्शन है कॉस्ट होगा, या ऑप्शन बी है कॉस्ट होगा सिर्फ, या ऑप्शन सी कॉस्टिंग होगा, या ऑप्शन डी कॉस्टेड होगा। तो फ्रेंड्स इसका आप पहले हिंदनुवाद करने की कोशिश करो, फिर आपको बहुत आसानी होगी कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रिवेलिंग का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिवेलिंग का क्या अर्थ होता है। तो प्रिवेलिंग का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है कोई चीज़ प्रचलन में होना। तो इसका क्या आपका तो हिंदनुवाद क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट, यानी कि जो आपकी रोज़ाना जो प्रचलित रेट है किसी भी चीज़ की, वो 2 दर्जन की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। तो आपका फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स आप अगर आपने अब आप सोचेंगे कि आपका ऑप्शन ए क्यों नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जो अगर अगर 1 दर्जन की बात होती, अगर यहाँ पे 1 दर्जन की बात होती तो हम अगर कॉस्ट का उपयोग कर सकते थे, कॉस्ट का उपयोग, परंतु यहाँ पे आपको क्या है 2 दर्जन है, तो यहाँ पे क्या होगा बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, सीधा कॉस्ट का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द काउंसिल डेज मेड इट डिसीजन। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है होगा, या ऑप्शन है बी हैव हेड होगा, या ऑप्शन सी हैज होगा, या ऑप्शन डी हैविंग होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पहले भी फ्रेंड्स आपको इसमें क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो फ्रेंड्स आप भी जानते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, या तो हैव के साथ आती है, नहीं या तो हैज के साथ आती है, या हैव के साथ आती है, या प्लस में हेड के साथ यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हेड तो आपको दे नहीं रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है कि यहाँ पे हैव दे रखा है या हेज दे रखा है, हेज या हैव आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको तो दी काउंसिल होना मतलब ये क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ को क्या करता है, एक दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हेज। द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन। तो ये काउंसिल है, ये जो संगठन है वो इस निर्णय के लिए ही बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आपको इसमें एंटोनियम्स बताने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अप्रूव का मतलब आपको मतलब पता होगा, इसका मतलब होता है सहमति। और फ्रेंड्स इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिस्ट्रॉय, ऑप्शन बी है कैंसिल, ऑप्शन सी है जनरेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 11 क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ बाय। तो फ्रेंड्स बाय का मतलब तो आप जानते होंगे क्या होता है, इसका मतलब होता है खरीदना। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपको सेल है, ऑप्शन बी है गेन, ऑप्शन सी है ब्रिंग, ऑप्शन डी है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ, ब्रिंग लाना, गेन यानी प्राप्त करना, और सेल यानी बेचना। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपके तो 13 क्वेश्चन है वो है द एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट इज। क्वाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स शांत। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपको स्ट्रॉन्ग होगा इसका राइट आंसर, या ऑप्शन बी काम होगा, या ऑप्शन सी एक्साइटेड होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होगा। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, मजबूत। काम का मतलब जो शांत होता है, और एक्साइटेड का मतलब होता है जो आपको अपनी जो एनर्जी होती है, जिसमें उत्साह होता है कोई काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्साइटेड। जो किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ईगो होना यानी उत्सुक होता है कोई काम के लिए। तो फ्रेंड्स आपका तो 14वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आप 14 क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ नेग्लेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको नेग्लेक्ट का एंटोनिम्स बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन में से आपको सोचना है कि ये पहला ऑप्शन अटेंशन होगा, या ऑप्शन बी इग्नोर होगा, या ऑप्शन सी रिफ्यूज होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होगा। तो फ्रेंड्स नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। तो फ्रेंड्स किसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए अटेंशन होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि 15 क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो चतुर होता है, जो बहुत ज़्यादा है चालाक होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एंग्री होगा, या नोटी होगा, या क्यूनिंग होगा, या स्टूपिड होगा। तो फ्रेंड्स एग्री का मतलब होता है जो गुस्सा होना, नोटी का मतलब जो शरारती होता है,
क्यूनिंग का मतलब जो चालाक होता है, स्टूपिड का मतलब जो मूर्ख होता है। तो क्लेवर का मतलब चालाक होता है, और जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, और क्लेवर का जो उल्टा होगा वो होगा स्टूपिड, जो मूर्ख होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर फ्रेंड्स, मैंने अभी तक इसमें आज 15 क्वेश्चन ही लिए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर देना कितने आपने इसमें क्वेश्चन सही किए। और मिलते हैं फ्रेंड्स नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।